प्राण की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि ये किस प्रकार होते हैं? रीजन पूछने का ये है क्योंकि 2 साल पहले बेटी हुई है और 1 साल पहले ससुर जी एक्सपायर हुए। तो ये चीजें कैसे हो जाती हैं? बोलते तो हैं एक आत्मा होती है, वो आती है, वो कैसे आती है, कैसे रहती है और क्यों जाती? कर्मों पे डिपेंड करता है या फिर बस आता हो जाता है? यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है कि जिसने ट्रांसलेट किया है उसने उसी तरीके से किया है जैसा उसको संस्कृत से हिंदी में समझ आया, जो उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। फिर दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि एक हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है जिस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर बिल्कुल अनबायस्ड होकर के आराम से इसको समझा जाए तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है। प्राण का यहाँ पे स्टैंड पॉइंट क्या है? ये जो हमारी ब्रेथ है या जो हमारी लाइफ एनर्जी है वो कहाँ से उत्पन्न होती है। तो इसका जवाब आपको आज की डेट में साइंस ज़्यादा अच्छे से दे सकती है। तो आपको देखना होगा कि किस चीज़ के लिए कहाँ पे रेफर करना है और कहाँ पर नहीं करना है। प्राण आत्मा नहीं है। आत्मा मतलब क्या होता है? मैं। प्राण इज वन ऑफ द पंचभूतास, जैसे धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो प्राण मतलब क्या है? वायु है। यही जो वायु है ये अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में काम करती है। जैसे हम ब्रेथ ले रहे हैं तो उसको हम एक नाम दे सकते हैं, ब्रेथ छोड़ रहे हैं उसको एक नाम दे सकते हैं, ये ब्रेथ अंदर डाइजेशन चला रही है उसको एक नाम दे सकते हैं। तो है ब्रेथ ही, बट उसको हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो सबसे पहले ये समझना कि यहाँ पे किस स्टैंड पॉइंट से क्या बात कही जा रही है। इस सवाल का अगर आज आपको जवाब चाहिए तो इसका जवाब आपको साइंटिफिकली बहुत अच्छे से मिल सकता है, बहुत डिटेल में मिल सकता है। लेकिन अगर आत्मा का जवाब चाहिए वो साइंटिफिकली मिलना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम उपनिषद को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आपको नजर आएंगे। एक जगह पर कुछ कहा जाएगा, दूसरी जगह पर कुछ कहा जाएगा। तो जब भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर आए तो ये समझने की कोशिश करो क्या वो आत्मा के स्टैंड पॉइंट से कुछ कहा जा रहा है या अनात्मा के स्टैंड पॉइंट से कुछ कहा जा रहा है। जहां भी अनात्मा की बात हो रही है, अनात्मा मतलब क्या? जो मैं नहीं हूं। प्राण मैं नहीं हूं, इसको ध्यान से समझ लेना। हम ये समझते हैं कि मैं प्राण हूं, प्राण ही जिंदगी है, प्राण चल रहे हैं तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपके प्राण चलते रहेंगे 10 साल तक, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं होगी। तो आप क्या कहोगे कि आप हो या नहीं हो? है सर, उस केस में भी है। कौन है? एक बॉडी है जहां पर ब्रेथ चल रही है, जिस बॉडी को और लोग देख सकते हैं, बट यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ एनीथिंग। यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ योर मेमोरी, यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ ऑल दी सेंसेस। चाहे आपको कोई टच कर रहा है, चाहे कुछ कह रहा है, चाहे कुछ दिख रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता है। तो आप नहीं हो। जिस वे में आप खुद को मैं बोलते हो, मैं अभी आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बहुत सिंपल बात कर रहा हूं कि जिसको भी आप मैं बोलते हो, आप क्या समझते हो कि मेरा एग्जिस्टेंस मतलब प्राणों का एग्जिस्टेंस। प्राण चलने बंद हो गए तो मैं नहीं हूं, और प्राण चल रहे हैं तो मैं हूं। क्या यह बात सच है या झूठ है? अगर इसको इंक्वायर करना है तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब अपने आप से दो। अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो सत्य है, मैं बात कर रहा हूं जो आपके अपने नोशंस हैं, आपके अपने बिलीफ्स हैं, उसको क्वेश्चन कर रहा हूं। इसको नीति नीति बोलते हैं, यानी कि पहले जो आप मानते हो पहले उसको हम नेगेट करेंगे ना, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां पर भी ये इंप्लाइड है कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है या पूछ रही है वो भी लाइफ को इक्वेट कर रहे हैं प्राणों से, जैसे हम लोग सब करते हैं। जैसे अगर चेक करना है कि इंसान जिंदा है या मर गया है तो क्या करते हैं? यहां पे हाथ लगा के देखते हैं। जबकि जिंदा होने का एक्चुअल में मतलब क्या है ये अपने आप से पूछना पड़ेगा। सिर्फ ब्रेथ का चलना होना क्या जिंदगी है? या फिर कॉन्शियस होना, अवेयर होना जिंदा होना है? ऑब्वियसली कॉन्शियस होना, अवेयर होना। कि अगर आपके प्राण तो चलते रहे लेकिन आप कॉन्शियस नहीं हो अपनी पूरी जिंदगी में, तो आपका होना या ना होना बराबर है। तो आपको यह देखना होगा कि कहां पर किसकी क्या लिमिटेशन है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि यहां पर जो लिखा है बस वो ही सच है, बाकी सब जो बातें हो रही हैं साइंटिफिकली वो सब बकवास है। दे आर प्रोपोगेटिंग मिस्टिसिज्म, मतलब वहां पर उन्होंने साइंस को नेगेट कर दिया। साइंस विच इज मच मोर एडवांस टुडे देन व्हाट इट वाज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। तो अगर इन चीजों को आपको समझना है तो उसके लिए उपनिषद से बेटर साइंस है, यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझना है तो आपको साइंटिफिक नजर चाहिए। लेकिन अगर आत्मा को समझना है, यानी ज्ञान दो तरीके का हो गया, एक आत्मज्ञान, एक अनात्म ज्ञान।
आत्मज्ञान को उपनिषद में ज्ञान बोलते हैं और जो अनात्म ज्ञान है उसको अज्ञान बोलते हैं। आत्मज्ञान को विद्या बोलते हैं और जो अनात्म ज्ञान है उसको अविद्या बोलते हैं। तो यहां पर बात विद्या की नहीं हो रही है, अविद्या की हो रही है इस वक्त, क्योंकि जो पूछ रहा है, जो क्वेश्चनर है, उसको भी ज्ञान नहीं हुआ है, वो ज्ञानी नहीं है, तभी पूछ रहा है ना। तो ये अज्ञान के स्टैंड पॉइंट से एक क्वेश्चन आ रहा है, यानी एक अज्ञानी पूछ रहा है, और वो अज्ञानी भी जो पूछ रहा है वो प्राणों के बारे में पूछ रहा है, यानी वो प्राणों को ही आत्मा समझ रहा है। अब अगर उसने प्राणों के बारे में पूछा है तो आगे जो गुरु हैं वो भी प्राणों के बारे में ही बताएंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर आप में बेसिक लेवल की इंटेलिजेंस है तो यहां पर बात हो रही है ब्रेथ से रिलेटेड, तो आप उस वर्स को स्किप करके फटाफट से गूगल कर सकते हो कि ब्रेथ एक बॉडी में कैसे आती है, कब आती है। आज हमें यह पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आ जाती है। यहां पर ये क्या इमेजिन कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पे जाकर के आती होगी। किस पॉइंट पे आती है? कंसीव करने के बाद में कौन से हफ्ते में ब्रेथ आती है, हार्ट बीट कब शुरू होती है, ये जो ऑर्गन्स है वो कब बनते हैं, कैसे जो फीटस है वो डेवलप होता है। वो साइंस आपको ज्यादा अच्छे से बता सकती है, एग्जैक्ट बता सकती है। साइंस मतलब क्या? जिसको वेरीफाई करा जा चुका है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो अविद्या के लिए, अज्ञान के लिए, पहले ध्यान से समझ लेना, अविद्या और विद्या में फर्क समझ आ गया है। विद्या के लिए उपनिषद से बेटर, वेदांत से बेटर, भगवत गीता से बेटर और कुछ नहीं है। कोई भी ऐसी साइंटिफिक बुक नहीं है जहां पे आपको यह जवाब मिल सके कि मैं कौन हूं। साइकोलॉजिकली आपको आंसर्स मिल सकते हैं, बट यू आर नॉट योर साइकोलॉजी। माइंड के स्टैंड पॉइंट से आपको आंसर मिल सकते हैं, ब्रेन के स्टैंड पॉइंट से भी मिल सकते हैं, बट यू आर नॉट योर ब्रेन, यू आर नॉट योर माइंड। यहां पर साफ कहा गया है। तो जब आत्मज्ञान की बात आती है तो उपनिषद इज द बेस्ट सॉल्यूशन, बट जब अनात्म ज्ञान की बात आती है, यानी साइंस की बात आती है, देन आज जो हमारी साइंस है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। लेकिन सर इसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जैसे अभी इसी वर्ष की बात करें तो इसमें प्राण का जिक्र हुआ था, तब प्राण सुनते ही, जैसे अब मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे सच के बारे में नहीं पता, प्राण सुनते ही मेरे दिमाग में आएगा आत्मा, तो मेरे लिए वो आत्मज्ञान ही है। लेकिन आपके स्टैंड पॉइंट से जो आपने अभी बताया वो है अनात्मा। तो अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसके लिए साइंस की तरफ जाऊँ या वेदांत की तरफ जाऊँ? जो भी बात बॉडी की हो रही है, बॉडी से रिलेटेड जो भी कुछ है उसके बारे में हो रही है, जो भी कुछ साइंस के दायरे में है, आज ये तो पता है ना हमको साइंस के दायरे में क्या है, जो भी उससे रिलेटेड बात हो रही है वो सब अनात्मा है। जिसके बारे में साइंस कभी बात नहीं करती है, दुनिया की किसी साइंटिफिक बुक में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो आत्मा है। सर क्या आत्मा को जानने के लिए अनात्मा को जानना जरूरी है? आत्मा को जानने के लिए पहले इस फर्क को करना जरूरी है कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, और ये शुरू में जरूरी है। इसको बोलते हैं नेति 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 नेति, यानी कि आप नहीं नहीं करके आगे बढ़ रहे हो। पहले आपको ये तो समझ आए कि क्या नहीं है, फिर एंड में जो बचा रह जाएगा वो ही सत्य है। यानी जो अभी है और थोड़ी देर में नहीं है वो सब अनात्मा है, जो भी टाइम में है वो सब अनात्मा है, जो भी स्पेस में है वो सब अनात्मा है। बट टाइम और स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो जिसमें है वो आत्मा है। बट मैं क्यों कह रहा हूं आत्मा साइंस का विषय नहीं है? क्यों? क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप खुद को देख सको। शीशे में आप बॉडी को देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से आप ये देख सकते हो कि बॉडी किस तरह से काम कर रही है, आप एक्सरे मशीन के थ्रू बॉडी के आर पार भी देख सकते हो। बट आत्मा को कैसे देखोगे? ऐसी कौन सी एक्सरे मशीन है, ऐसी कौन सी एमआरआई है जिससे आप ये देख लोगे कि मैं कौन हूं? तो उसका एग्जिस्टेंस कैसे प्रूव होगा? दैट इज एट अ सब्जेक्टिव लेवल। मतलब दो तरह की दुनिया हो गई, एक है सब्जेक्टिव, एक है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? जो भी हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उसके दायरे में आता है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, तो वो साइंस के लिए भी है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं जिसके थ्रू उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को आप चेंज करते हो तो व्हाट यू आर लुकिंग एट ऑल्सो चेंजेस। क्वांटम फिजिक्स में इसको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड इफेक्ट बोलते हैं, वेव पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं। अब वहां पे वो गड़बड़ क्या कर रहे हैं? वो ऑब्जर्वर बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि जब वो एटम्स को फायर कर रहे हैं तो आंखें तो उसको देख ही नहीं सकती, तो देख कौन रहा है? वहां पे कैमरा प्लेस्ड है, तो वो क्या समझ रहे हैं कि कैमरा इज एन ऑब्जर्वर। तो बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वर एटम्स आर एक्टिंग इन अ डिफरेंट वे। जब ऑब्जर्वर होता है, यानी कि जब कैमरा होता है, तो वो पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं, और जब वो नहीं होता है तो वो वेव की तरह एक्ट करते हैं, वेव का पैटर्न बनता है। अब गड़बड़ क्या हो रही है कि वो कैमरे को ऑब्जर्वर समझ रहे हैं, यानी कैमरे को आत्मा समझ रहे हैं। बट दैट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस बॉडी, चाहे वो हो चाहे नहीं हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे जो दिख रहा है उस पर फर्क पड़ता है। यानी कि आप इंस्ट्रूमेंट से जैसे देखते हो इस दुनिया को, वैसी ही दुनिया आपको दिखती है। इसको वेदों में कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी आप आंखों से देखोगे अपनी आंखों से तो ये दुनिया कुछ और है, चमगादड़ की आंखों से देखोगे तो कुछ और है, एक्सरे मशीन से देखोगे तो कुछ और है। तो इन तीनों में से सच क्या है? आप कहोगे ये है, वो कहेगा वो है, और एक साइंटिस्ट कुछ और ही कह देगा। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कुछ और है, टेलीस्कोप से देखोगे तो कुछ और है। एक्चुअल में क्या है? दैट इज कनेक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट। तो फिर जब हम उसे देखते हैं तो फिर ये क्यों बोला जाता है कि तुम गलत देख रहे हो? वो भी तो सही ही देख रहा है उस चीज को, ये भी सही ही देख रहा है उस चीज को। अगर आप जो देख रहे हो, आप कहते हो कि मुझे ये दिख रहा है तो ये सही है, लेकिन अगर आप कहते हो कि ये जो मुझे दिख रहा है बस यही सच है, बाकी सब झूठ है, तो ये गलत है। यानी जो आपके एक्सपीरियंस में नहीं है आप कह देते हो वो झूठ है, आप कहते हो कि वो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया ना। ऐसे ही ये जो आत्मा है इसको आत्म तत्व बोलते हैं, ब्रह्मन बोलते हैं, अलग अलग नाम है इसी के। इसका बोध हो सकता है, तभी उसके बारे में बात करी गई है। यानी कि उसका एक्सपीरियंस तो हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे इस दुनिया का एक्सपीरियंस होता है। यानी आप अपने सेंसेस के थ्रू आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, अपने थॉट के थ्रू आप आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी इमेजिन करते रहो, पास्ट के बेस पे, फ्यूचर के बेस पे आप आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बट माइनस योर सेंसेस एंड माइनस योर मेमोरी यू कैन एक्सपीरियंस इट हियर एंड नाउ। बट क्योंकि वो साइंस के दायरे में नहीं है तो उसके बारे में कुछ भी साइंटिफिकली कहीं पर भी बात नहीं करी गई है, क्योंकि साइंस सिर्फ उसके बारे में बात करती है जो साइंस के दायरे में होता है। तो साइंस में दो चीजें होती हैं, एक नोन एक अननोन। तो यू कैन से दैट द आत्मा और द सेल्फ इज द अननोन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द साइंस। बट जो ऋषि मुनि हुए पास्ट में, उन्होंने साफ साफ कहा है यू आर दैट। दैट मीन्स वॉट? तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि। तो ये आत्मा को जानने के लिए आपको अपना जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसको यूज करना होगा, और पहले जो भी सेंसेस के थ्रू आप एक्सपीरियंस करते हो उस सबको नेगेट करना होगा। फिर जो भी आपकी मेमोरी से कनेक्टेड है उसको नेगेट करना होगा, यानी आपने थॉट को भी छोड़ दिया। तो जब आपने थॉट को छोड़ दिया तो आपने साइकोलॉजिकली टाइम को छोड़ दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को छोड़ दिया, सेंसेस को छोड़ दिया मतलब निकाल दिया नहीं। जो भी सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि वो आ रहा है और जा रहा है और उसके होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे सेंसेस के ऑब्जेक्ट को छोड़ो, सेंसेस के भी होने या ना होने से आपको फर्क नहीं पड़ता है, उसके बिना भी आप एग्जिस्ट करते हो। बहुत सारे लोग देख नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं, क्या वो है या नहीं है? है। तो आत्मा को आप ऐसे जानो कि जो भी कुछ ऐसा है जिसको आप छोड़ करके भी एग्जिस्ट कर सकते हो, वो सब कुछ छूट जाता है, तो एंड में जो बचा रह जाता है वो आत्मा है। तो फिर हम सेंसेस को छोड़ देंगे, थॉट्स को, मेमोरीज को छोड़ देंगे, बचेगा क्या? तो बचेगा क्या? एग्जैक्टली इसीलिए अगर उस स्पेस को आप देखोगे तो उसको बोलते हैं एम्प्टीनेस, खालीपन, नथिंगनेस। बट दैट नथिंगनेस इज फुल ऑफ समथिंग। इसको इंक्वायर करना पड़ेगा। आप कह रहे हो बचेगा क्या? अगर मैंने सेंसेस के थ्रू जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसको भी छोड़ दिया और मेमोरी के थ्रू जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको भी छोड़ दिया, तब भी क्या आप हो या नहीं हो? अब इसको आप दोनों को एक साथ नहीं छोड़ सकते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक एक करके छोड़ो तो आपको समझ आ जाएगा। पहले स्टेप में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपने अपने सारे सेंसेस को छोड़ दिया, या मान लो आपके सारे सेंसेस खराब हो गए लेकिन मेमोरी एक्टिवेटेड है, तो क्या आप हो या नहीं हो? ऑब्वियसली हो। आप सोच सकते हो, जैसे एक बहुत फेमस फिलोसोफर ने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो उसने थॉट को इक्वेट किया किससे? आत्मा से। अब इसका उल्टा करते हैं, जो भी आपकी मेमोरी है उसको निकाल देते हैं। जो भी बचपन से आज तक की आपकी मेमोरी है, लैंग्वेज की, इसकी उसकी, सब कुछ निकाल दिया। अब मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं आपका नाम क्या, आपको अपना नाम तक नहीं पता। बट अगर आपके हाथ पे कुछ गर्म टच करते हैं तो आपको पता लगता है, कोई टच करता है तो आपको पता लगता है। तो क्या आप हो या नहीं हो? हो। दैट मीन्स यू कैन एग्जिस्ट whatever your real self is. That is not dependent upon memory to exist. You can exist minus thought. You can exist minus your senses. So what is that you that exists? Is that you just an abstract concept or an idea or nothingness or emptiness? क्योंकि दो चीजें हो सकती हैं, एक कि वो साइंस के दायरे में नहीं है तो वो है ही नहीं। बट ये कहना तो गलत होगा ना, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो साइंस के दायरे में नहीं है।
इसमें हम छोड़ते कैसे अपने माइंड और सेंस? ठीक है, हम सेंसेस को छोड़ देंगे, हमने आँख बंद कर ली, कुछ दिखना बंद हो जाएगा, कान बंद कर लिए, कुछ सुनना बंद हो जाएगा। एक बार के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ पर फोकस कर लेंगे जिससे हमारा माइंड ब्लैंक हो जाएगा, तो हमारे थॉट्स भी छूट गए। लेकिन फिर से जैसे हम इस ज़िंदगी में जिएंगे अपनी, फिर से सब कुछ हमें ओवर पावर कर लेगा। तो क्या जो छूटना पकड़ना ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा? ये ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जो छोड़ने की बात हो रही है वो समझ के लेवल पे हो रही है, एक्चुअल में नहीं हो रही है। अभी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अपने सारे सेंसेस का यूज कर रहा हूं, अपनी मेमोरी का यूज कर रहा हूं, तो मैंने क्या छोड़ दिया? जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या छोड़ दिया? जिन्होंने ये लिखे या कहे उन्होंने क्या छोड़ दिया? अगर छोड़ दिया होता तो हम ये पढ़ क्यों रहे होते, इसके बारे में बात क्यों कर रहे होते? ये नॉलेज आई कहां से? इसका मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। किस लेवल पे छोड़ा? समझ के लेवल पे छोड़ा। इन अदर वर्ड्स, ये शर्ट है, आप ये कहते हो कि मैं ही ये शर्ट हूं, तो आपको बस मैं इतना सा कह रहा हूं कि आप ये शर्ट नहीं हो। आप कह रहे हो नहीं मैं तो यही शर्ट हूं, तो अब छोड़ना मतलब ये नहीं कि नंगे होकर के घूमो। समझ के लेवल पे छोड़ दो कि भाई अगर मैं ये कपड़े उतार भी देता हूं तब भी मैं हूं, तो अब ये कपड़े रहे या ना रहे उससे फर्क क्या पड़ता है? तो सेंसेस रहे या ना रहे उससे फर्क क्या पड़ता है? मेमोरी रहे या ना रहे उससे फर्क क्या पड़ता है? आपको ये इंक्वायरी करनी है कि आप एक्चुअल में क्या हो। तो उसके लिए पहले शुरू करना पड़ेगा यहां से, जो आप नहीं हो। बहुत बेसिक लेवल पे देखो तो आप आपका बैंक बैलेंस नहीं हो, आप आपकी गाड़ी नहीं हो, आप आपका घर नहीं हो। लोग तो वहां जीते हैं। आप आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट नहीं हो जहां पे लाइक डिसलाइक आ रहे हैं। आप आपकी शक्ल नहीं हो, क्योंकि आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपकी शक्ल बदली जा सकती है। आप आपका जेंडर नहीं हो, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि मेल को फीमेल बनाया जा सकता है, फीमेल को मेल बनाया जा सकता है। तो आप हो क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। अब जिसको भी मैं कह रहे हो उसको बदला जा सकता है, और जो बदलने के बाद भी आप नहीं बदलते हो वो आप हो। तो ऐसा क्या है इस बदलते हुए यूनिवर्स में जहां सब कुछ बदल रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है? जैसे एक सिनेमा हॉल में आप बैठे हो, एक स्क्रीन है जिसके ऊपर सब कुछ बदल रहा है, लेकिन स्क्रीन वहीं की वहीं है। कभी उस स्क्रीन पे कुछ दिखता है, कभी नहीं दिखता है, लेकिन स्क्रीन वहीं की वहीं है। तो आगे क्या कहा जा रहा है यहां पर? किस प्रकार इस शरीर में आता है? अगेन अ रॉन्ग क्वेश्चन। यहां पे अजम्पशन ये है कि ये जो प्राण है ये कहीं बाहर से हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। ये आप साइंटिफिकली ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि किस प्रकार हमारी ब्रेथ चलती है। जा करके चैट जीपीटी से पूछो, जा करके गूगल से पूछो, जा करके अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो डॉक्टर हैं उनसे पूछो, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो फिर ये जो जीना है और जो मरना है वो किताबों में नहीं है, ग्रंथों में नहीं, वो सिर्फ साइंटिफिकली ही है? नहीं, जो जीना है और मरना है वो साइंटिफिकली नहीं है, वो यहीं पर है। लेकिन जो बॉडी का जीना है और बॉडी का मरना है वो साइंटिफिकली आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक बॉडी होगी साइंटिफिकली, और फिर बोलते हैं हमारे धर्मों में कि ये कर्मों पे डिपेंड होता है, जो भी तुम बीमार हो रहे हो या अभी जिस टाइम पे तुम मर रहे हो, वो फिर कैसे, वो कैसे जीन्स को, हमारे कर्म हमारे जीन्स को कैसे चेंज कर देते हैं जल्दी मरने के लिए? इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। ये जो कर्मों वाला टॉपिक है, अब अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक को मैं टच करूं तो आई कैन गो अहेड विद दिस टॉपिक, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम जैसा आज तक आप सुनते आए हो या मानते आए हो, उस सबसे बिल्कुल अलग होगा। तो आपको बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना होगा, तब इस बात को समझ पाओगे, नहीं तो सुनते ही कहोगे ये क्या बकवास है, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जो मैं कहूँगा उसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती, क्वेश्चन नहीं कर सकती। आप प्लीज सर बताओ, क्योंकि हम ज्यादातर जो पॉपुलेशन है ये ही जानते हैं। दो मिथ्स में है, साइंटिफिकली जो हो गया वो भाई बॉडी जी रही है, मर रही है, खत्म। एक अगर ग्रंथों को पढ़ लेते तो होता है कि कर्मों के हिसाब से जीते और मरते हैं। ये कर्म से हमारे घर में आया है या आई है, और अपने कर्म से ये चला गया है, चला गई, जो भी है, हम यही चल रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले, जो भी अनात्मा के लेवल पे होता है उसको अगर आपको समझना है तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप स्क्रिप्चर्स के थ्रू समझो या साइंटिफिकली समझो। साइंटिफिकली दोनों तरीके से समझते हैं। स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि आत्मा यानी कि आप, यानी कि मैं, यानी कि हम, जो भी हम एक्चुअल में हैं, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। आत्मा को ना वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगा सकता है, ना कोई शस्त्र काट सकता है। आत्मा नित्य है, आत्मा अखंड है। नित्य मतलब जो थी है और रहेगी। आत्मा सत्य है। सुनी है ये सारी बातें? ओम ही आत्मा है। ओम जो आप हर जगह लिखा हुआ देखते हो या अपनी एग्जामिनेशन शीट पे लिखते थे ऊपर, ओम, वो ओम ही आत्मा है।
एक ओम इत्येतद अक्षरम इदम सर्वम। ओम ही वो अक्षर है, यानी कि सिंबल है ऑफ द आत्मा। आत्मा सनातन है, आत्मा पुरातन है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा का मरण नहीं होता है। आत्मा मतलब क्या? मैं, आप, यानी आप पैदा नहीं होते हो, आप मरते नहीं हो। तो जब पैदा नहीं होते हो तो पुनर्जन्म किसका? आत्मा न करता है न भोगता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा कहां गया? यह है स्क्रिप्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब समझते हैं साइंटिफिकली, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो आत्मा के बारे में नहीं है, वो अनात्मा के बारे में है। जब आप पूछ रहे हो कि हम कैसे पैदा होते हैं, कैसे मरते हैं, तो यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट द बॉडी, दैट्स इट। यू हैव गॉट नो आइडिया अबाउट एनीथिंग एल्स अदर देन द बॉडी। तो अब बात आती है कि कर्मों का कॉन्सेप्ट कहां से बीच में आ गया? कर्म किसके? आत्मा तो ना कुछ करता है ना भोगता है। आत्मा इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कर्मास, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कर्मा किसके और फल किसके? तो ध्यान से समझो, लॉ ऑफ कर्मा क्या है अगर मेरे को 2 लाइनों के अंदर अंदर बताना हो। जो एक करता है उसका असर सब पर होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। अब ये समझना इतना आसान है कि आप सुनकर के कहोगे अरे हां ऐसा ही तो होता है दुनिया में। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आप स्क्रिप्चर्स को यूज करोगे इसको समझने के लिए, बिकॉज ये जो कर्म फल है, कर्म कांड है, दिस इज पार्ट ऑफ द वेदास बट नॉट वेदांता। वेदांता मीन्स द एसेंस ऑफ ऑल वेदास, द सुप्रीम नॉलेज ऑफ वेदास। वेदास मीन्स नॉलेज, जैसे आयुर्वेद, नॉलेज ऑफ द बॉडी, नॉलेज ऑफ हेल्थ, नॉलेज ऑफ डिजीजेस, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वेदास बट नॉट ऑफ द उपनिषद्स। और अगर उपनिषद में ऐसी बातें मिलेंगी भी तो वो क्वेश्चनर के एंगल से मिलेगी, यानी जो शिष्य है, जो अज्ञानी है, उसके स्टैंड पॉइंट से मिलेंगी। तो लोग क्या कहेंगे, देखो वहां पर वो लिखा हुआ है। बट जो गुरु है उसके स्टैंड पॉइंट से ये सब कहीं कुछ नहीं मिलेगा, वो सब कुछ नेगेट कर देगा। शिष्य उल्टे सीधे सवाल पूछेगा, गुरु जाकर के सब काट देगा। गुरु कहेगा नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। कुछ भी पूछते रहो वो कहेगा नहीं है। एंड में क्या है उसके बारे में गुरु कुछ नहीं कहेगा, मौन हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है ये जैसा हमें लगता है वैसा है? क्या वो सुनने में इंटरेस्टेड हो? क्योंकि वो सुनने में इंटरेस्टेड हो तो मैं वही बोल देता हूं जैसा आज तक आप सुनते आए हो। मतलब क्या कि आप आत्मा नहीं हो, आप जीवात्मा हो, और आपके कुछ संचित कर्म है, उसके हिसाब से आपका पुनर्जन्म होता है, और आपके जो भी कर्म है उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप अच्छे कर्म करते हो, उससे आपके बुरे कर्म कट जाते हैं, फिर आपको मोक्ष मिल जाता है, फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। यही वो कॉन्सेप्ट है, यही वो आइडिया है जो आप सबके दिमाग में बैठा हुआ है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो ये तो वो था जो आप सुनना चाहते हो। नहीं, ये हम सुनना नहीं चाहते, हम इसके ऊपर जानना चाहते हैं कि सच क्या है। जो ये हम जानते हैं ये सही है या गलत है? आप खुद दिमाग लगाओ, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि भाई मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला। अभी जो बात मैंने कही, क्या उसको आप साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धि के स्तर पर, लॉजिकली, हर तरीके से वेरीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। यानी क्या कि जो एक करता है उसका असर सब पर होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पर होता है। सब में क्या आ गया? ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आ गया। एक प्राणी नहीं आया, जानवर भी आए। यानी इंसान जो कर रहा है उसका असर क्या जानवरों पे आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। इंसान जो कर रहा है, यानी हम सब ने मिल करके जो किया, उसकी वजह से ये जो हमारी सिटीज है वहां पर पोल्यूशन है, और कुछ सिटीज ऐसी हैं जो दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज में से एक है। तो अब इस पोल्यूटेड सिटी में जो बच्चा पैदा हो रहा है, क्या ये उसके कर्म है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना भी। वो बच्चा पैदा हुआ क्योंकि उसके माँ बाप वहां रहते हैं, लेकिन उस सिटी में जो पोल्यूशन है वो उस बच्चे की वजह से नहीं है। उस पोल्यूशन की वजह से उस बच्चे को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से ना वो जी सकता है ना वो मर सकता है, जिंदगी मौत से भी बदतर है। तो इस बच्चे के खुद के कर्म नहीं है, ये हम सबके कर्म है। इस दुनिया में बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जहां पर के एक फीमेल अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती रात को। क्या ये उसके खुद के कर्म है या उस पूरी सोसाइटी के, उस कम्युनिटी के, वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, वहां की जो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट को जिन्होंने इलेक्ट किया है यानी कि लोग, उनके कर्म है? अब आप क्या कहोगे? जो भी आपने इधर उधर से सुना है उसके बेस पे, जरूर इस फीमेल ने कुछ बुरे कर्म करे होंगे जिसकी वजह से इसके साथ में ये हादसा हो गया। अरे उस फीमेल ने कुछ नहीं किया है भैया, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? पूरी की पूरी सोसाइटी की है, एजुकेशन सिस्टम की है। वो जो क्रिमिनल्स हैं, ऐसा कुछ करते हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसकी गलती है।
सर इसका इनिशियल पॉइंट तो एक गलत थॉट हो गया ना, कि जिसने ये थॉट स्टार्ट किया वो फैलता गया। ये थॉट इसलिए चल रहा है और सदियों से इसलिए चल रहा है क्योंकि जो एक्चुअल में उपनिषद में कहा गया है उसको समझने वाले रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। आत्मा और अनात्मा के बीच में फर्क कर सकें, इसको विवेक कहते हैं। तो विवेकी लोग बहुत कम है जो एक्चुअल में विवेकी है। बहुत सारे गुरु हैं जो एक्चुअल में गुरु घंटाल हैं और आप उन्हीं को सब कुछ मानते हो, तो बढ़िया है आपके लिए। अब जा करके उस गुरु से क्वेश्चन पूछो कि ये जो बच्चों को बीमारियां हो रही हैं किस वजह से हो रही है। ये बच्चा एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां पर कुछ खाने के लिए भी पैसा नहीं है, भुखमरी है, मैल न्यूट्रिशन है, किसकी गलती है? उस बच्चे की है, पूरी की पूरी सोसाइटी की है, हमारी है। तो लॉ ऑफ कर्मा को हम की नजर से देखना पड़ेगा। अब वो हम की नजर किसी के अंदर होनी चाहिए, तब वो लॉ ऑफ कर्मा को समझ सकता है। जो मैं के स्टैंड पॉइंट से लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात कर रहा है वो अज्ञानी है। लॉ ऑफ कर्मा को अगर आपको समझना है तो हम की नजर से देखना पड़ेगा। हम कुछ गलत कर रहे हैं इस प्लेनेट पर जिसकी वजह से कुछ हो रहा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब इसमें मैं कहां से आया? अब उसकी वजह से अगर हमारा प्लेनेट खत्म हो जाता है आने वाले कुछ साल बाद, करोड़ों लोग मर जाते हैं, तो क्या वो उन करोड़ों लोगों के कर्मांश हैं जिसकी वजह से वो मर गए हैं? उनसे पहले जो लोग गए उन्होंने जो कर्म करे, यानी हमने जो कर्म करे, उसका फल कौन भुगतेगा? आने वाली जनरेशन भुगतेंगी। सो सिंपल। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि कर्म फल होता ही नहीं है? अब यही गड़बड़ हो जाती है। बिकॉज द मोमेंट आई टॉक अबाउट इट इन दिस वे, तो लोग एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में छलांग मारेंगे कि अच्छा इसका मतलब लॉ ऑफ कर्मा कुछ भी नहीं होता है, सब बकवास है। नहीं होता है। क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, ये जड़ है जितना भी दुख है आपकी जिंदगी में उसका। तो अगर आपके जो कर्म है उसके सेंटर में काम है, क्रोध है, लोभ है, तो आप दुखी ही रहोगे। ये हो गया कर्म फल। स्क्रिप्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। तो कर्म किसके होते हैं? आत्मा के कोई कर्म नहीं होते हैं। आत्मा ना कुछ करता है ना कुछ भोगता है। जो करता है और भोगता है कर्म उसके होते हैं। तो कौन करता है, कौन भोगता है? आपका अहंकार, आपकी ईगो, जो एक्चुअल में नॉन एग्जिस्टेंट है, जिसका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका जो ग्राउंड है वो थॉट है, जिसको आप मैं कहते हो। दैट मैं इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ मेमोरीज, एसोसिएशंस, आइडेंटिफिकेशंस, जो इन रियलिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सारा लॉ ऑफ कर्मा एक इमेजिनरी मैं के ऊपर बेस्ड है, जो मैं है ही नहीं। तो इससे मतलब हम छोड़े कैसे अपने अहंकार को, क्योंकि मजाक तो इसमें भी आता है। अहंकार को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते हो। अहंकार के सच को आप देख सकते हो। अहंकार बिल्कुल ऐसा है जैसे शीशे में आप अपनी शक्ल देख रहे हो। अब आप भी देखते हो और कुछ पंछी भी देखते हैं। फ़र्क ये है कि जब आप देखते हो तो आपको पता है कि ये मेरी ही रिफ्लेक्शन है, बट अगर कुछ पंछी देखते हैं तो वो देख करके डर जाते हैं और वो वहाँ पर चोंच मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंदर कोई और है। दो की गलतफहमी बनी हुई है, द्वैत बना हुआ है, इसको बोलते हैं अद्वैत। क्या कहा जा रहा है? दो नहीं है। यानी ये जो अहंकार जिसको आप मिटाने के बारे में सोच रहे हो, वो अगर होगा तो आप उसको मिटा सकते हो, अगर है ही नहीं तो मिटाओगे कैसे? तो इस सच को देख लेना कि वो है ही नहीं, इज मोक्ष, इज मुक्ति। जैसे आपके सवाल दो तरह के हो सकते हैं कि सर मेरे सर पे ना भूत सवार है, मुझे ये बताओ इस भूत से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो मेरे पास में दो तरह के जवाब हैं कि आपको भूत से छुटकारा चाहिए, ये कर लो, ये कर्म कांड है। आपको भूत से छुटकारा चाहिए, ये पहन लो। आपको भूत से छुटकारा चाहिए, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। या फिर अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आपके अंदर बेसिक लेवल की इंटेलिजेंस है, तो नहीं है तो आपके लिए यही सारे सॉल्यूशंस हैं। आपको भूत के नाम से डराएंगे, आपसे कुछ भी करवा लेंगे। बच्चों से ऐसे ही काम कराते हैं हम लोग। या फिर बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ है तो उसको कुछ दे देंगे, कहेंगे बेटा ये ले ले टेडी बियर, जब तक ये तेरे पास में है ना भूत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बच्चे से तो यही बात करनी पड़ेगी ना। अगर आपकी बुद्धि एक पर्टिकुलर लेवल की है, इफ यू हैव गॉट अ साइंटिफिक माइंड, इफ यू हैव गॉट अ माइंड विच कैन इंक्वायर, तो आपसे मैं कहूंगा, या कोई भी इंसान जो कि सच को जानता है वो कहेगा इंक्वायर करो कि भूत है या नहीं है। आप कहते हो मैं घर से जब नीचे उतरता हूं अपनी सीढ़ियों से तो पीछे भूत होता है, तो मैं कहूंगा पलट के देख लो, अगर भूत है तो ला करके मुझे दिखा दो कहां है, इंक्वायर करो।
तो भूत से पीछा छुड़ाने का क्या तरीका है? भूत के ऊपर इंक्वायरी करो, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जितना भूत के बारे में पढ़ते रहोगे, अब ऐसे भी लोग हैं जो पूरा प्रूफ देंगे आपको कि भूत होते हैं, और वो सुबह से रात तक सिर्फ भूतों की ही बातें करते हैं, और भूतों को भी साइंस से कनेक्ट कर देते हैं। साइंस विच हैज गॉट नथिंग टू डू विद भूत प्रेत, क्योंकि जो साइंटिफिक स्टडीज होती है वो एक सैंपल साइज पे होती है, मतलब 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, इतना बड़ा सैंपल साइज होता है, फिर देखा जाता है। तो पहले 1000 भूत चाहिए एक साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, तब एक साइंटिफिक स्टडी हो सकती है। किसी एक इंसान ने कुछ कह दिया, दैट इज नॉट साइंस, उसको सुपरस्टिशन बोलते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं। तो अगर आप ये भूत प्रेत के चक्करों में पड़े हो और आपकी एक बच्चे की जैसी बुद्धि है, तो आपको कहा जाएगा ये पढ़ लो, ये पहन लो, ये कर लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि इससे ऊपर आप समझ ही नहीं सकते, और समझाने वाले का फायदा भी इसी में है, क्योंकि जब वो आपको इस तरह की कोई सलाह देगा तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो साथ में कुछ ना कुछ आपको भेज देगा, तो उसका फायदा तो इसमें है। पर जो मैं कह रहा हूं उसमें मेरा क्या फायदा है? मैं आपको कह रहा हूं इंक्वायर करो कि भूत होते या नहीं होते। अगर इस सच को आपने देख लिया कि भूत होते ही नहीं है, टॉपिक क्लोज, हमेशा के लिए भूत से छुटकारा हो गया। और भूत में और आपके अहंकार में कोई फर्क नहीं है। अहंकार मतलब अहम का आकार, जबकि जो आत्मा है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। सर इसका एक प्रूफ और भी हो सकता है भूत और आत्मा का, कि भूत को हम पास्ट भी कहते हैं, पर आत्मा पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी रहेगी। आत्मा प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आत्मा में है, टाइम आत्मा में है, स्पेस आत्मा में है। अब ये बातें मैं बहुत आगे की कर रहा हूं, बट इसको इंक्वायर आपको करना है। राइट। अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि एकदम से अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। बट मैं क्या कह रहा हूं कि भूत मतलब क्या, जैसे आपने कहा भूत मतलब जो हो चुका है उसको भूत बोलते हैं। अब वो है या नहीं है, वो उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भूत भी दो तरीके का होता है, एक जो कभी हुआ ही नहीं लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हो, एक जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मूवी देखी जहां पे किसी की कोई इमेजिनेशन है और उसको देख करके आप किसी एलियन के बारे में सोच रहे हो जिसको एक्चुअल में कभी किसी ने नहीं देखा है, तो ये एक ऐसा भूत है जो एक्चुअल में है ही नहीं, इमेजिनरी है। लेकिन आपने कल एक नदी किनारे बैठ करके एक बड़ी सी वेव को देखा और उसको आप याद कर रहे हो, तो वो वेव थी पानी में, नदी में, उसके बारे में आप सोच रहे हो, ये भी भूत है। लेकिन एक जो थी और एक जो है ही नहीं, दोनों में फर्क समझ आ गया? अब जो थी यानी कि वो वेव, उसके बारे में आप बोल रहे हो कि ये लहर थी। अब जब तक आप बोल रहे हो लहर थी तब तक कोई दिक्कत नहीं है, इफ इट इज जस्ट फॉर द नेम सेक। बट अगर आप ये मान रहे हो कि वहां पर लहर थी और लहर अपने आप में सच है, ये गड़बड़ है। लहर वहां पर एक्चुअल में नहीं थी, छू के दिखाओ कहां थी। जिसको आप छू रहे हो वो पानी है, जिसको आपने देखा वो पानी है। जिस वक्त लहर थी उस वक्त पानी था, लहर के बनने से पहले पानी था, लहर के मिटने के बाद पानी था। तो सत्य है पानी। तो अगर आप कहते हो कल मैंने पानी की एक फॉर्म को देखा जिसको हम चाहे तो लहर बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने लहर को तो देखा, अब पानी के बारे में आपको कोई अता पता ही नहीं है, और आप कह रहे हो लहर ही सच है, पानी नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो ये भूत अपीयरेंस के लेवल पे तो एग्जिस्ट करता है, बट एक्चुअल में उस भूत का सच आपको नहीं पता है। अगर इसी पानी के एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, कॉन्शियसनेस है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो क्वेश्चन करेगा उसको क्वेश्चन करने के लिए भी कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है, थॉट के होने के लिए भी कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है, किसी भी एक्सपीरियंस के लिए कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है, साउंड को सुनने के लिए भी कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। कॉन्शियसनेस है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरी ये बॉडी कॉन्शियस है और बॉडी ही कॉन्शियस है, या फिर मेरे जो प्राण हैं यही कॉन्शियसनेस है, तो गड़बड़ हो गई।